हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है पूछा गया है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादियों का, अगला ऑप्शन है संरचनाविदों का, अगला है मनोविश्लेषकों का, या अगला है गेस्टाल्टवादियों का। तो दोस्तों, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों, पहले तो आप लोग यही समझ लें कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जब सिद्धांत आप लोग पढ़ रहे होंगे, कि क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, क्षेत्र सिद्धांत का संबंध किससे है? गेस्टाल्टवादियों से। अब दोस्तों, यहाँ समझना, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, गेस्टाल्टवादी कौन कौन है, यहाँ पे आप लोग ये भी समझ लीजिए। गेस्टाल्टवादी होते हैं कौन कौन? चार गेस्टाल्टवादी हैं, कोहलर, कोहलर, कोफ्का, कोफ्का और वर्दीमर, वर्दीमर, वर्दीमर और कुर्ट लेविन, कुर्ट लेविन। ये चार गेस्टाल्टवादी हैं, ये चार गेस्टाल्टवादी हैं। और अगर दोस्तों मूलतः बात की जाए कि क्षेत्र सिद्धांत किसका है, तो क्षेत्र सिद्धांत इन चारों गेस्टाल्टवादियों में से कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादन किया गया क्षेत्र सिद्धांत का। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। यहाँ पे ऑप्शन क्या था? यहाँ पे कुर्ट लेविन डायरेक्ट ना देके गेस्टाल्टवादी लिखा था, तो ये वाली बात सही हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे चारों गेस्टाल्टवादी दिए होते, कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर और कुर्ट लेविन, और क्षेत्र सिद्धांत की बात होती, तो क्षेत्र सिद्धांत के जन्मदाता दोस्तों कौन है? तो क्षेत्र सिद्धांत के जन्मदाता हैं कुर्ट लेविन, कुर्ट लेविन। आप लोग याद रखना, लेविन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु होता है। दोस्तों, एक चीज यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे बैटरी नहीं, यहाँ पे होगा भाटिया बैटरी, भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु होता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी टेट 2017 में पूछा जा चुका है। भाटिया बैटरी का संबंध किससे है? बुद्धि परीक्षण से है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग याद रखना, भाटिया बैटरी का प्रयोग किससे होता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग या भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु होता है? तो वो बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन के लिए किया जाता है उसका प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे फैक्ट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। आप लोग फैक्ट क्वेश्चंस जानते हैं कि आपके यूपी टेट एग्जाम में और या सुपर टेट की बात कर लें तो वहाँ पे फैक्ट क्वेश्चन ही पूछता है। सी टेट में आप लोग सभी जानते होंगे कि पेडागोजी सेक्शन पूछा जाता है, तो फैक्ट इसीलिए थोड़ा टफ होता है। तो आप लोगों को दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्या है क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया। ऑप्शन है पहला CL हल ने, या दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है स्किनर और चौथा है वाटसन। तो अभिक्रमायोजित अधिगम दोस्तों किससे संबंधित है? तो वो ऑप्शन नंबर सी, स्किनर द्वारा ये प्रत्यय दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, BF स्किनर। दोस्तों, याद रखना आप लोग, अभिक्रमायोजित अधिगम ये BF स्किनर द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, अगला ऑप्शन है हाइपोटोलिस सिद्धांत, अगला है सक्रियता सिद्धांत और अगला है अभिप्रेरण सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर
उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये मूल प्रवृत्तियों से क्वेश्चन है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेग या तनाव क्या कहलाता है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो पहला ऑप्शन है द्वंद्व, अगला ऑप्शन है कुंठा, अगला ऑप्शन है चिंता और अगला ऑप्शन है तनाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंठा। दोस्तों याद रखना, किसी इच्छा में रुकावट पड़ने पर जो संवेग उत्पन्न होगा उसको क्या बोला जाएगा? उससे कौन सा संवेग उत्पन्न होगा? उससे कुंठा, ये वाला संवेग उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर मूल प्रवृत्तियों की बात कर ली जाए तो 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और 14 ही संवेग होते हैं, और इनका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये मैकडूगल द्वारा दी गई। ये भी आप लोग याद रखना, मैकडूगल द्वारा इनका प्रतिपादन किया गया। 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और 14 ही संवेग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, या अगला ऑप्शन है सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, या अगला ऑप्शन है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या अगला ऑप्शन है सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो दोस्तों जो सीखने के वक्र होते हैं वो किसके सूचक होते हैं? आप सभी जानते होंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर बिल्कुल राइट होगा। सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। जो सीखने के वक्र होते हैं दोस्तों, वो सीखने की प्रगति कैसी हो रही है, सीखने का वक्र बढ़ रहा है या सीखने का वक्र घट रहा है या सीखने का वक्र एज इट इज है। तो जो सीखने के वक्र होते हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, ये आप लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। ध्यान देना दोस्तों, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे, ये पूछा गया है क्वेश्चन। पहला है हालिंग बर्ड, अगला है हैविग्रस्ट, अगला है जीन पियाजे, या अगला है हाल। तो दोस्तों विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हैविग्रस्ट। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये विकासात्मक कार्य के प्रत्यय इन्होंने दिया, किन्होंने दिया? हैविग्रस्ट ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? क्वेश्चन क्या है कि सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मेरी फील्ड, अगला ऑप्शन है दोस्तों टोरेंस, और अगला ऑप्शन है कोल एवं ब्रूस, और अगला ऑप्शन है केंट। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो सृजनात्मक परीक्षण का निर्माण किसने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, टोरेंस ने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। आप लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। दोस्तों जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन जो होता है इसका प्रथम चरण क्या होता है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है उद्भवन, अगला ऑप्शन है उद्भासन, अगला ऑप्शन है मूल्यांकन, या अगला ऑप्शन है उपक्रम। तो दोस्तों ये एक मनोवैज्ञानिक हैं जी वालस, इनके अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? तो दोस्तों सृजनात्मक चिंतन का जो प्रथम चरण होता है वो कौन होता है? उपक्रम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं, मतलब ये एक डिफिनीशन दी है, क्वेश्चन में पूछा गया है ये डिफिनीशन किसने दी। डिफिनीशन क्या है एक बार फिर देखेंगे दोस्तों। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये डिफिनीशन किसके द्वारा दी गई दोस्तों? पहला ऑप्शन है
ML मन द्वारा, या अगला है S फ्रायड द्वारा, या अगला है GW आलपोर्ट द्वारा, या अगला है JE डेसिल द्वारा। तो दोस्तों ये डिफिनीशन के प्रतिपादक कौन है, आप लोगों को ये चीज़ बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, GW आलपोर्ट द्वारा ये डिफिनीशन दी गई। आप लोग दोस्तों याद रखना। और जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग डिफिनीशंस कहीं एक जगह दोस्तों नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में 1 से 2 नंबर की डिफिनीशन जरूर आएंगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है वातावरणीय कारक, या अगला है आनुवंशिकता कारक, अगला है हार्मोन, या अगला है समाज। तो दोस्तों आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है, आप लोगों को ये चीज़ बतानी है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जो होती है ये आंखों के रंग को प्रभावित करने का मेन कारक होता है। आप लोग याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला है रुचि, अगला ऑप्शन है व्यक्तित्व, अगला है बुद्धि, और अगला है अवधान। तो दोस्तों जो आधार आयु होती है ये किसके मापन से संबंधित होती है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। ये किसके मापन से, ये बुद्धि मापन से संबंधित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों जैसा कि अभी पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, भाटिया बैटरी ये भी बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। तो दोस्तों यहाँ क्या था, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, तो आधार आयु भी बुद्धि मापन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इरोस शब्द संबंधित है। इरोस ये एक शब्द है, ये किससे संबंधित है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जीवन मूल प्रवृत्ति से, अगला ऑप्शन है मरण मूल प्रवृत्ति से, या अगला ऑप्शन है भय मूल प्रवृत्ति से, या अगला ऑप्शन है प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो दोस्तों इरोस शब्द ये किससे संबंधित है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो इरोस दोस्तों जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, आप लोग याद रखना। इरोस का संबंध किससे है, जीवन मूल प्रवृत्ति से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अहम निर्देशित होता है। जो अहम होता है दोस्तों, ये अहम शब्द कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है, ये फ्रायड ने जो 3 घटक बताए थे कल के प्रीवियस ईयर पेपर में, मैंने वो चीज़ आप लोगों को बताई थी। कौन कौन, इड, ईगो और सुपर ईगो, यानी कि इड, ईगो और सुपर ईगो, ये फ्रायड के 3 घटक हैं। तो दोस्तों वही चीज़ आप लोगों को, इसको हिंदी में कहते हैं इद अहम और पराहम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इद अहम और पराहम। तो वही पूछा गया है कि जो सेकंड नंबर पे अहम आता है, इसका ये किसको निर्देशित करता है, ये क्वेश्चन है पूरा। तो पहला ऑप्शन है सुख के सिद्धांत द्वारा, या अगला है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, या अगला है आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, या अगला है सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो दोस्तों अहम निर्देशित होता है, ये किसके द्वारा निर्देशित होता है, तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। जो इसका संबंध होता है, आप लोग वहाँ पे थ्योरी पढ़िए, वहाँ पे मैंने इद अहम और पराहम यानी कि इड, ईगो, सुपर ईगो को फ्रायड की थ्योरी में बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है। तो दोस्तों वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक सिद्धांत द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह मापनी जिसके अंतराल के समस्त गुण के 7 परम शून्य भी हों कहलाती है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर समझना दोस्तों। वह मापनी जिसके अंतराल के समस्त गुण के 7 परम शून्य भी हो कहलाती है, वो मापनी क्या कहलाती है। पहला है नामित मापनी, अगला है क्रम सूचक मापनी, अगला है अंतराल मापनी, या अगला है अनुपात मापनी। तो दोस्तों जिसके 7 परम शून्य भी होते हैं वह मापनी क्या कहलाती है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुपात मापनी कहा जाता है, अनुपात मापनी बोला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्यान आकर्षित होने में खाली स्थान की
प्रमुख भूमिका होती है? ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता की, या अगला ऑप्शन है उद्दीपन की उपादेयता की, या अगला ऑप्शन है उद्दीपन की विश्वसनीयता की, या अगला ऑप्शन है उद्दीपन की सक्रियता की। तो दोस्तों ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखना, ये उद्दीपन की तीव्रता की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। जब उद्दीपन तीव्र होगा तो ध्यान आकर्षित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वाक्य क्या पूरा हो जाएगा कि ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है, ये पूरा वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये एक डिफिनीशन है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या उचित विकल्प भरा जाएगा, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है शिक्षण, दूसरा है सहानुभूति, अगला है ऑप्शन है समदृष्टि और अगला है प्रेरणा। तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मोटिवेशन। जो मोटिवेशन या प्रेरणा होता है ये छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है। तो दोस्तों आप लोग याद रखना, मोटिवेशन छात्रों में रुचि उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार ये एक क्वेश्चन है और आगे 4 विकल्प दिए हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं, या अगला है विस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का संस्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने में असफलता। अगला ऑप्शन है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अगला ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रायड के अनुसार? आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, विस्मृति या विस्मरण कहलाता है। तो ये चीज ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन? कक्षा शिक्षण में जो पाठ प्रस्तावना सोपान होता है वो सीखने के किस नियम पर आधारित होता है? जो पाठ के स्टार्टिंग में जो पाठ की प्रस्तावना होती है वो सीखने के किस नियम पर आधारित होती है, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है। पहला ऑप्शन है प्रभाव के नियम पर, या अगला ऑप्शन है सदृश्यता के नियम पर, या अगला ऑप्शन है तत्परता के नियम पर, या अगला है साहचर्य के नियम पर। तो दोस्तों कक्षा शिक्षण में जो पाठ प्रस्तावना सोपान होता है वो सीखने के किस नियम पर आधारित होती है? तो सीखने के ऑप्शन नंबर सी तत्परता के नियम पर आधारित होती है जो पाठ की प्रस्तावना होती है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है सामान्यीकरण, या अगला ऑप्शन है विभेदीकरण, अगला ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, या अगला ऑप्शन है पृथक्करण। तो दोस्तों संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखना, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान किसे कहते हैं या क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण जो होता है, प्रत्यक्षीकरण ये संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान होता है। ये चीज दोस्तों आप लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आप लोगों ने अधिक से अधिक क्वेश्चनों के सही जवाब दिए होंगे। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ या अगले नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।